दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं असम के बारे में। दोस्तों असम में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 9 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो जाता है और चुनाव में इस बार जो है लोगों ने बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपने देखा होगा कि असम में इस बार जो वोटिंग हुआ है वो 84% से ज्यादा 85% के करीब वोटिंग वहां हुआ है। 2021 में असम में जो है 82% की वोटिंग हुई है। तो इस बार जो 2 से 2.5 से 3% जो वोटिंग ज्यादा हुआ है उसमें हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि इसमें फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है। क्या इसमें जो कांग्रेस को फायदा हो रहा है, क्या इसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्या जो पवन खेड़ा ने चुनाव के अंतिम समय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या उससे जो है लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भरा है और वो वोट देने के लिए निकले हैं बाहर, या पवन खेड़ा का ये दाव उल्टा चल पड़ा है, इसके लिए लोग घर से बाहर निकले हैं और बीजेपी को ज्यादा समर्थन करने के लिए उन्होंने वोट दिया है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। हम लोग इसी इशू को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों देखिए, असम में हाई वोटिंग हमेशा से होती रही है, ठीक है ना। 2021 में भी आप देखेंगे तो वहां पर 82% की वोटिंग होती है और इस बार 85% हुई है। तो 70 से 75% से ज्यादा मतलब हाई वोटिंग होता है। और हाई वोटिंग का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आपके जो करंट सरकार है, इनकम्बेंट सरकार है, उसके प्रति नाराजगी है, उसके प्रति गुस्सा है। कई बार ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि प्रो इनकम्बेंसी भी होता है। जो सरकार चल रही होती है उससे आप इतना खुश होते हैं कि आपको लगता है कि सरकार को मुझे दोबारा वापस लाना है, इसके लिए भी वोट करते हैं। लेकिन दोस्तों असम चुनाव में क्या है कि असम चुनाव में कांग्रेस कहीं भी रेस में मुझे शुरू से दिख नहीं रही थी। फिर आता है 4 अप्रैल की शाम का वो समय जब पवन खेड़ा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक होने वाला है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वहां किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है या किसी भी तरह से कांग्रेस जीतती है तो दोनों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अपने अपने तरह से ऐतिहासिक हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा लहर ऐसा नहीं थी। जितने भी प्री पोल सर्वे हुए थे सब के सब एक एक तरफ से बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। 90 से 100 सीट तो हर कोई दे ही रहा था। कांग्रेस को 20 से 25, 30, मैक्स टू मैक्स 30 इतने ही सीट दे रहे थे। और अगर जो 25 दे रहे थे वो 4-5 सीट जो है वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को दे रहे थे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि 4 अप्रैल को पवन खेड़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की जो वाइफ हैं रिनकी शर्मा, उनके खिलाफ जो हैं एलिगेशंस लगाते हैं कि रिनकी शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं जो टिल वैलिड अभी भी हैं। और वो भी आरोप लगाते हैं कि किस तरह इन्होंने फर्जी कंपनी बनाकर बहुत ज्यादा धन को इकट्ठा किया। करीब 52,000 करोड़ संपत्ति इन्होंने बना रखी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि अगर पवन खेड़ा नहीं भागते, अंडरग्राउंड नहीं होते, तेलंगाना नहीं भागते, हैदराबाद नहीं भागते, तो मुझे लगता है कि लोगों को यह लगता कि हां पवन खेड़ा की बातों में सच्चाई है। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों देखिए यही थोड़ी सी टाइमिंग का मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गया है पवन खेड़ा से। 9 अप्रैल को चुनाव था और 7 तारीख को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया 4 तारीख को।
4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बीजेपी के पास इनफ टाइम था अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और बीजेपी ने पूरा का पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। उन्होंने साबित कर दिया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बिल्कुल बकवास था, झूठ था और झूठ का पुलिंदा था। यहां तक कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएई और इजिप्ट के राजनयिकों से बात कर ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी सर्टिफिकेट ले लिया कि ये जो पासपोर्ट दिखाया जा रहा है ऐसा कोई रिकॉर्ड इनके पास है ही नहीं, और ऐसा ही सिमिलर जो पासपोर्ट नंबर था, सिमिलर पासपोर्ट नंबर जो है ट्विटर पर किसी बंदे ने डाला था जिनका पासपोर्ट खो गया है। उस पासपोर्ट को इन लोगों ने फोटोशॉप करके एआई से बनाकर रिनकी भुइयां जी का तस्वीर लगाकर उनके ऊपर आरोप मढ़ने का कोशिश किया। दोस्तों, अगर यही काम 6 तारीख के शाम को होता तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा डैमेज कर सकता था, क्योंकि 6 तारीख के बाद होता या 7 तारीख के बाद होता तो बीजेपी को क्लैरिफिकेशन देने का, इसे ये आरोप जो लगाया गया है, ये झूठ लगाया गया है, उनके पास टाइम ही नहीं मिलता और लोग जो है पवन खेड़ा की बातों का यकीन भी कर लेते। लेकिन यहां पर 2 चीज हुआ है उल्टा, एक तो टाइमिंग, दूसरा 4 तारीख के बाद 7 तारीख तक बीजेपी के पास इस एलिगेशन को गलत साबित करने का बहुत ज्यादा मौका मिल गया और बीजेपी ने ये गलत साबित कर भी दिया। उसके बाद जो है एलिगेशन लगाकर पवन खेड़ा बड़ी बड़ी बातें करके कि मैं यहीं गुवाहाटी में हूं, मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, इतना डेयरिंग स्टेटमेंट देने के बाद पवन खेड़ा भाग जाते हैं। और भागते ही जैसे ही अगर आप में सच्चाई नहीं रहेगी तो आप भागोगे ही, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं दोस्तों। तो पवन खेड़ा भाग गए। अब इस पूरे इश्यू को हिमंता दा ने ये इश्यू बनाया कि असम के बेटे को बदनाम करने के लिए कांग्रेस वालों ने ये चाल चली है और इसको असम की अस्मिता के साथ भी जोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा पवन खेड़ा का जो दाव था, जो इनको लग रहा था कि इससे हमको काफी फायदा पहुंचेगा और बाद में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ, तो ऐसा बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है ये बीजेपी के अगेंस्ट है या बीजेपी के समर्थन में है। तो दोस्तों, मुझे जहां तक मेरा अपना एनालिसिस कह रहा है कि ये जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो एक दिन से कोई आदमी अपना राय नहीं बदलता है। जिन लोगों ने इतने 2 महीना से चुनाव का प्रचार चल रहा है, जिन लोगों ने बहुत पहले से मन बना रखा था कि हाँ मुझे हिमंता पसंद है, मुझे बीजेपी पसंद है, मुझे उनके काम करने का तरीका पसंद है, वो अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दम पर अचानक से इसलिए नहीं उनको वोट कर देंगे। और बीजेपी ने 2 दिन में ही पूरा का पूरा ये पूरा मैटर जो है पर्दाफाश कर दिया कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी है और पवन खेड़ा अंडरग्राउंड जो हो गए उससे जो है उन्होंने खुद अपनी पोल खोल दी। तो अब देखिए दोस्तों, मुझे जैसा लग रहा है कि जहां तक भी ये लोग जो प्री पोल सर्वे जो आ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी को 100 सीटें तक मिलेगी, लेकिन हिमंता दा कहते थे कि हम लोग को 105 सीटें तक मिल रही हैं। तो अब जो है अगर ये जो ज्यादा वोटें हैं अगर वो बीजेपी के समर्थन में पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंधी है, एक बहुत बड़ा स्वीप बीजेपी करने जा रही है और न भूतो न भविष्य। तो इतना सीट मुझे नहीं लगता है कि 2 बार सरकार चलाने के बाद कभी किसी सरकार को आई होगी। ये सिर्फ बीजेपी में ही होता है। अभी देखिए बिहार में देखिए 20 साल की सरकार चलाने के बाद इतनी सीटें मिलती है। गुजरात में देख लीजिए करीब 30 साल से वहां सरकार है, उसके बाद बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें मिलती हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बीजेपी जहां पर भी शासन करती है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं होती है, वहां पर होता है प्रो इनकम्बेंसी। और अगर कांग्रेस को और अगर पवन खेड़ा को ये लगता है कि उनका एक फोटोशॉप से करके अगर
आप ये साबित कर देंगे कि हिमंता दा या फिर उनके परिवार में किसी तरह का भ्रष्टाचार है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीति फिर से सीखनी पड़ेगी, फिर से उनको जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।